नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रांस में भूगोल का विकास जर्मनी की अपेक्षा देर से हुआ। एलिस रेक्ल्यू, जो रीटर के शिष्य थे, पहले फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्होंने अपनी पुस्तक नॉन वैली जियोग्राफी यूनिवर्सले 19 खंडों में प्रकाशित किया। यह पुस्तक रीटर की बृहद कृति अर्धकुंडे के समकक्ष है। इसका अंग्रेजी अनुवाद अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स अर्थात पृथ्वी एवं उसके निवासी नाम से 1882 से 95 के मध्य प्रकाशित हुई। प्रधानतया विवरणात्मक होते हुए भी यह प्रादेशिक भूगोल की बेजोड़ पुस्तक है, क्योंकि इसमें प्रदेशों के बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया गया है और विस्तार पूर्वक बताया गया है। रेक्ल्यू का वातावरण मानव के अंतर संबंध के प्रति बड़ा संतुलित दृष्टिकोण था। कोई भी व्यक्ति वातावरण के प्रति तभी बता सकता है जब वो उसके बहुत ही करीब हो, और इनकी सारी पुस्तकें ये बताती हैं कि वो वातावरण के बहुत ही करीब से उन्होंने अध्ययन किया, जिसके बारे में उन्होंने आगे बताते हैं कि मनुष्य अपने निवास क्षेत्र हैबिटेट में अपने उद्देश्य के अनुसार परिवर्तन कर सकता है। कैसे परिवर्तन कर सकता है? जैसे जंगलों में रह रहा है, पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, मैदान है, घाटी है, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने आवास क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, कृषि के रूप में परिवर्तन कर सकता है, नदी के ऊपर जो है बांध बना सकता है, विद्यालय बना सकता है, सड़कें बना सकता है, जहाज के लिए जो है हवाई अड्डे बना सकता है, नदियों पर पुल बना सकता है, नदियों में नहरें निकाल सकता है, इत्यादि इत्यादि। यहाँ तक कि वह प्राकृतिक वातावरण पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही तथा पृथ्वी की ऊर्जा को अपने नियंत्रण में कर सकता है। कैसे कर सकता है? थ्रू टेक्नोलॉजी। जैसे हमारे पास पृथ्वी पर 70% जल है और 30% स्थल खंड। यदि हम अपने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर ले जाते हैं तो जो है हम टाइडल एनर्जी का विकास कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास कर सकते हैं, और वो सारा मानव के लिए उपयोगी हो सकता है। भूमि के स्वरूप में विभिन्न कालों में परिवर्तन होता रहता है, अतएव काल टाइम एक महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि जैसे जैसे समय परिवर्तित होता रहता है, मनुष्य अपने टेक्नोलॉजी का लगातार इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट करता रहता है। इस प्रकार रेक्ल्यू ने रीडर के टेलियोलॉजिकल सोद्देश्यवादी अवधारणा से मुक्त होते हुए विश्व भूगोल के बारे में लिखा। वे मानव द्वारा पृथ्वी के संसाधनों के अधिकांश शोषण के प्रति सचेत थे। शोषण का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे मानव पृथ्वी का शोषण करता जाता है। तात्पर्य यह है कि जंगल को काट कर वो कृषि योग्य क्षेत्र बनाएगा, नदियों के भागों को भी वो लगातार क्या करेगा, शोषण कर कर उस पर जो है पुल बना देगा, इत्यादि इत्यादि। रेक्ल्यू ने सदैव इस बात पर बल दिया कि किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य को करते समय अथवा संसाधनों रिसोर्सेज का उपयोग करते समय मनुष्य को भूदृश्य के सौंदर्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम भूदृश्य के सौंदर्य अर्थात जो है हम नेचुरल मैनेजमेंट या जो है इकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि हम इसके विनाश को बचा नहीं सकते हैं, और विनाश के बारे में भोगेगा कौन? एवं मनुष्य। अपने तथाकथित समाज विरोधी विचारों के कारण रेक्ल्यू ने 1852 ईस्वी में ही फ्रांस से निर्वासित कर दिया गया। क्योंकि वो समय जो तत्कालिक समाज था वो बहुत ही प्राचीन था, और प्राचीन समाज के चलते लोग जो है इनकी एडवांस सोच को स्वीकार नहीं कर पाए, और अलगाववादी होने के चलते इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया। निर्वासन के पश्चात 5 वर्ष रेक्ल्यू ने ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलंबिया की यात्रा में बिताया। 1857 में वे फ्रांस पुनः वापस लौटे। 1872 ईस्वी में उन्होंने पुनः निर्वासित कर दिया गया, क्योंकि वह उनका समाज उन्हें स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था।
1894 से लेकर 1905 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक रेक्ल्यू ब्रुसेल्स में भूगोल के संस्थान के निदेशक के तौर पर बने रहे। फ्रांस में भूगोल का वास्तविक प्रारंभ फ्रांस प्रशिया युद्ध 1870-71 फ्रांस में हार के पश्चात ही हुआ। रसिया में फ्रांस बुरी तरीके से हार गया। इस युद्ध में फ्रांस के लोरेन तथा सोल्सास क्षेत्र में जर्मनी का अधिकार हो गया। अब फ्रांस में भूगोल के अध्ययन के प्रति चेतना जागृत हुई। अभी तक यहाँ भूगोल का व्यवस्थित अध्ययन अध्यापन नहीं होता था। पेरिस के सोरबन विश्वविद्यालय में 1809 में एक ही भूगोल के प्रोफेसर का पद स्थापित था, परंतु पद पर इतिहास के विद्वान नियुक्त होते थे। इतिहास का ही विद्वान जो है भूगोल को पढ़ाता था। सिस्टमेटिक ढंग से भूगोल की पढ़ाई नहीं होती थी। इस प्रकार भूगोल पर नाम मात्र ही ध्यान दिया जाता था। 1871 के पश्चात फ्रांस का भूगोल यूरोप के बाहर साम्राज्य विस्तार कॉलोनियल एक्सप्लेशन की ओर गया, क्योंकि जब तक हम या दुनिया के कोई भी समाज कॉलोनियल एक्सप्लेशन नहीं करेगा तब तक जो है वो अपने समाज का विस्तार रूप नहीं दे सकता है। 1892 ईस्वी में औपनिवेशिक भूगोल के प्रोफेसर के पद पर सोरबन विश्वविद्यालय में हुई। 1899 तक फ्रांस के कई विश्वविद्यालयों में भूगोल के प्रोफेसर पद की स्थापना हुई। इसके बाद भूगोल में अध्यापन और अध्ययन में तीव्रता के प्रति मार्ग प्रशस्त हुआ। पाल बाइडेन द ब्लास 1845-1918 संक्षिप्त जीवन वृत्तांत इनका जो है, ये ब्लास अपने विद्यार्थी जीवन में प्राचीन इतिहास तथा साहित्य का अध्ययन किया करते थे। 1865 में जब ब्लास एक वर्ष के लिए एथेंस के पुरातत्व विद्यालय में गए, तभी ग्रीक विद्वानों ने भूगोल संबंधी लेखों का परिचय मिला उन्हें। 1866 में पेरिस इकोल नॉर्मल सुपीरियर से इन्होंने इतिहास में भूगोल की उपाधि प्राप्त की। 1870 ईस्वी में शोध प्राप्त किया। 1872 से 77 तक ब्लांस के नांसी विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। 1877 में पेरिस में इकोल सुपीरियर में वापस आकर प्राध्यापन करने लगे। महत्वपूर्ण कृतियाँ इनकी जो थीं, पहला जो था सामाजिक तथ्यों का भौगोलिक आधार 1902, मानव भूगोल में विशिष्ट जीवन पद्धति 1911, भूगोल के विशिष्ट लक्षण 1913, यूरोप का इतिहास एवं भौगोलिक एटलस 1894, फ्रांस का भूगोल 1930, पूर्वी फ्रांस 1917। ब्लास के सभी महत्वपूर्ण लेखों एवं विचारों का प्रकाशन उनके मरणोपरांत मानव भूगोल के सिद्धांत के रूप में 1921 में हुआ। यह कार्य द मार्तो के प्रयास से संपन्न हो सका। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में ब्लास की भौगोलिक संकल्पनाओं पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस पुस्तक के अध्याय निम्नवत हैं। प्रस्तावना: मानव भूगोल का अर्थ एवं उद्देश्य, सेंसेस एंड ऑब्जेक्ट, मानव भूगोल की समीक्षा, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, सार्वभौमिक एकता, टेरेस्ट्रियल यूनिटी, भौगोलिक परिवेश मिल्यू की संकल्पना, मानव एवं भौगोलिक परिवेश एक भौगोलिक कारक के रूप में। प्रस्तावना है। अध्याय 1, मानव का विश्व वितरण, सामान्य दृष्टि, मानव पुंज क्लस्टर का विकास, एशिया एवं अफ्रीका के मानव पुंज, यूरोप के मानव पुंज, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। सारांश: अध्याय 2, सभ्यता के प्रतिरूप, पैटर्न्स ऑफ सिविलाइजेशन, मानव समुदाय का भौगोलिक परिवेश के संबंध, उपकरण तथा पदार्थ, भोजन निर्माण सामग्री, मानव परिस्थान, सभ्यता का विकास। अध्याय 3, परिसंचरण, सर्कुलेशन, परिवहन के समक्ष संसाधन मार्ग, रेल मार्ग, समुद्र। अपनी मृत्यु के समय ब्लास ने जिन अध्यायों पर कार्य कर रहे थे वे हैं: प्रजातियों का उद्भव कैसे हुआ, आविष्कारों का प्रसार, उदाहरण स्वरूप हल, पहिया, बोझ उठाने वाले, खींचने वाले जानवर, सांस्कृतिक प्रदेश, नगर इत्यादि। भौगोलिक संकल्पनाओं में जो प्रमुख हैं ब्लास की, वो हैं: ब्लास के अनुसार भूगोल के अध्ययन का प्रमुख लक्षण जो है वो क्या है? मानव तथा उसके परिवेश अर्थात चारों ओर फैले वातावरण के बीच उनके घनिष्ठ संबंध कैसे हैं,
छोटे समान स्वरूप वाले होमोजीनियस क्षेत्रों के आधार पर बनाकर अध्ययन करने की आवश्यकता है। भूगोल के उद्देश्य की अपनी यह संकल्पना ब्लास ने सॉर्बोन विश्वविद्यालय में 2 फरवरी 1899 ईस्वी को प्रोफेसर पद का कार्यभार ग्रहण करके समय अपने उद्घाटन भाषण में प्रकट किया। उन्होंने बताया कि जब तक हम जहाँ पर रह रहे हैं छोटी से छोटी चीज़ों का जब तक समायोजन करके अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्लास ने क्षेत्रीय समाकलन कोरोलॉजी में विश्वास करते थे। क्षेत्रीय समाकलन से उनका तात्पर्य यह था कि किसी भी क्षेत्र को विशेष रूप से स्वरूप प्रदान करने के लिए सभी तत्वों का अध्ययन करना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक इत्यादि। ऐसे तत्वों पर जो एक ही क्षेत्र में साथ साथ पाए जाते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। म्यूचुअल इंटरेक्टिंग ध्यान केंद्रित करने से उस क्षेत्र का विशिष्ट स्वरूप डिस्टिंक्ट फीचर स्पष्ट होता है। इसी स्वरूप में उस क्षेत्र में मानव तथा उसके परिवेश का संबंध झलकता है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में, जैसे फ्रांस के दक्षिणी पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अंगूर की खेती उस क्षेत्र को विशिष्ट रूप प्रदान करती है। चारों ओर अंगूर के खेतों के बीच कृषकों की एकाकी घर दिखाई देते हैं। छोटे बड़े नगरों में अंगूर से शराब बनने वाली भट्टियां पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि वहां पर विस्तृत रूप में अंगूर की खेती की जाती है। इसलिए इस स्वरूप के पीछे उस क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी, ऊंचे नीचे धरातल, वहां बसने वाले मनुष्य समुदाय, ऐतिहासिक सांस्कृतिक विशेषताओं का साहचर्य जो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। 1872 से 77 ईस्वी में ब्लास जब नैन्सी विश्वविद्यालय में कार्यरत थे तभी उनकी भेंट रिस्थोफेन से हुई। रिस्थोफेन कोरोलॉजी क्षेत्र विश्लेषण के बहुत बड़े समर्थक थे। अतएव ब्लास ने भी भूगोल के उद्देश्य अर्थात मानव और उसके हैबिटेट निवास क्षेत्र के अंतर संबंध के लिए विशेष विश्लेषण पद्धति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। और जब हम क्षेत्र की विशेषता को जान जाएंगे तो क्षेत्र विशेष का अध्ययन करके उसके अनुरूप वहाँ कर कार्य का जब विश्लेषण कर वहाँ की चीज़ों को डेवलप करेंगे तो निश्चित तौर पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना का जो विकास होगा वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल या लाभदायक होगा, जो हमारे मानव संसाधन के लिए और हमारे राष्ट्र निर्माण दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। सेकंड, सार्वभौमिक एकता, टेरेस्ट्रियल यूनिटी। जैसे कि ब्लास के मरड़ो उपरांत प्रकाशित पुस्तक भूगोल के सिद्धांत की प्रस्तावना से प्रकट है, वे सार्वभौमिक एकता सूत्र के सिद्धांत में विश्वास करते थे। सार्वभौमिक एकता सूत्र का तात्पर्य क्या है कि वहाँ पर जितनी भी चीज़ें एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं सब एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और प्रभावित होती भी हैं। बगैर प्रभावित किए और प्रभावित हुए रह नहीं सकती। वे सार्वभौमिक एकता के सूत्र में विश्वास करते थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हम्बोल्ट ने किया हुआ। इसके अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ, सभी पदार्थ एक तत्व किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यद्यपि प्रत्यक्षतः ऐसा लगता है कि एक छत्र जैसे गंगा का मैदान दूसरे सुदूर पूर्व जैसे यूरोप का कोई संबंध नहीं है, परंतु वास्तव में विभिन्न भौतिक प्रक्रियाओं, फिजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रियाओं, कल्चरल प्रोसेस, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सारा विश्व एक दूसरे पर निर्भर है। उदाहरण के लिए गंगा के मैदान की जलवायु जाड़े के ऋतु में शीतोष्ण कटिबंध में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से प्रभावित होती है। इतिहास के विभिन्न युगों में मानव के विभिन्न क्षेत्रों में आवागमन से, अलग अलग सांस्कृतिक मेल जोल से इस तरह सार्वभौमिक एकता मतलब बलवती होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर गोरे लोग, अफ्रीका में निग्रोज प्रजातियां एक दूसरे से कालांतर में चीन, भारत, अन्य क्षेत्रों में आकर बसे लोगों से मिश्रण से शीतोष्ण कटिबंध में भी एक दूसरे से सांस्कृतिक जातियां
बसी हुई हैं जो यूरोप से भिन्न है। नेक्स्ट, विशिष्ट जीवन पद्धति। ब्लास ने अपने 1902 में प्रकाशित सामाजिक तथ्यों के भौगोलिक आधार तथा 1911 में प्रकाशित विशिष्ट जीवन पद्धति नामक लेख में अपनी इस संकल्पना पर प्रकाश डाला। विश्व में सार्वभौमिक एकता का सूत्र होते हुए हर क्षेत्र में मानव समुदाय अपनी विशिष्ट जीवन पद्धति विकसित करता है। ब्लास के अनुसार एक ही प्रकार के वातावरण में विभिन्न मानव समुदाय विभिन्न जीवन पद्धति अपनाता है। जैसे अंगूर की जहाँ पर खेती की जा रही है, कोई अंगूर की खेती कर रहा है, कोई शराब बना रहा है, कोई अंगूर के शराब को बना बनाया बेच रहा है, इत्यादि इत्यादि। हर मानव समुदाय की अपनी परंपरा, प्रवृत्ति, प्राविधिकी, एटीट्यूड, टेक्निकल स्किल तथा सामाजिक संस्थाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। अपने पूर्वजों से प्राप्त उक्त सामाजिक विरासतों, सोशल हेरिटेज के अनुरूप हर मानव समुदाय अपने निवास क्षेत्र के वातावरण के अलग अलग ढंग से समायोजन करता है। उदाहरण के लिए छोटा नागपुर में हजारों वर्षों से आदिवासी वहाँ वनों में आजीविका प्राप्त करने में कुशल हैं, परंतु प्रचुर खनिजों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। टेक्नोलॉजी का यूज़ कौन करेगा? साइंटिस्ट करेगा। और आदिवासी क्या करेगा? जंगलों से लकड़ियाँ काट कर बेचेगा, जंगलों के फलों को बेचेगा, जानवरों को मारकर बेचेगा, इत्यादि इत्यादि छोटे छोटे कामों को करेगा। लेकिन जो बड़े पैमाने पर वहीं उसी के पास खनिज संपदा संचित है, उसका वो उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके बारे में वो जान भी नहीं रहा है और उसकी टेक्नोलॉजी भी उसके पास नहीं है। आदिवासियों के विभिन्न समुदाय एक ही प्रकार के वातावरण में अलग अलग जीवन पद्धति अपनाते हैं। संथाल प्रधानतः कृषक हैं जो धान की खेती पर निर्भर हैं। टोडा पशुचारण पर है। अतएव ब्लास के अनुसार एक ही निवास क्षेत्र के वातावरण कई संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज प्रस्तुत करता है। ये भी है कि कौन किस ऑक्यूपेशन को चुनता है। कोई कृषि करना अच्छा समझता है, कोई गाय चराना अच्छा समझता है। तो टोडा पशुचारण पर निर्भर करते हैं क्योंकि टोडा जनजातियां जो हैं उनको पशुचारण में आनंद है। अतएव ब्लास के अनुसार एक ही निवास क्षेत्र या वातावरण की कई संभावनाएं प्रस्तुत करता है। जीवन पद्धति कोई मानव समुदाय अपनाता है, उसकी संस्कृति पर निर्भर करता है। स्पष्टतः है कि ब्लास मानव के कार्य पर प्राकृतिक नियंत्रण की बात स्वीकार नहीं करते हैं। अब